हाँ, तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी को। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ आपको दिया जा रहा है, ये सभी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। खासकर ये बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी टीचर जैसे एग्ज़ामों के लिए। तो हम इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहते हैं कि ऊँचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। क्या? ऊँचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता। क्या? यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। सही बात है, जब तक आप मेहनत कहीं नहीं कीजिएगा तब तक आपको फल मिलेगा ही नहीं सर। निरंतर अभ्यास, निरंतर मेहनत से ही सफलता कहीं ना कहीं आपको कदमें चूमेगी। तो चलिए, ज़्यादा हम मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये शोभा देता नहीं है। हम डायरेक्ट आपको सवाल पे लेके चलते हैं। सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो सेल्यूलोज की बनी रहती है। उसके बाद कोशिका भित्ति जो है ये पादप और जंतु, ये सॉरी, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति तो सिर्फ पादप में पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली जो है, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली पादप में भी और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। उसके बाद कोशिका जो झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य कहने का मतलब कि इसमें से है ना कुछ कुछ जो है, अगर मान लो कि हमको कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ कुछ जाना है, प्रोटीन या कुछ मात्रा, तो ये धीरे धीरे इसके मात्रा से चला जाएगा, क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। उसके बाद तारकाय जो होता है, तारकाय जिसे आप लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो तारकाय जो है ये सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तारकाय कहाँ पाया जाएगा? तो तारकाय सिर्फ जंतु कोशिका, पादप में सिर्फ कोशिका भित्ति, और जंतु और पादप दोनों में कोशिका झिल्ली। उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए हरित तारकाय का काम क्या होता है? तारक काय यानी गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? तो ये सेल डिवीजन करता है, मतलब कोशिका विभाजन करता है। और हमारे शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। लीवर में आपको मान लीजिए कोई चाकू मार के पूरा एकदम गोद दिया है ना, तब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जैसे खतरनाक आदमी मिल गया कि मार के एकदम हुम्मच के 3-4 बार एकदम हिचोड़ दिया, तब तो भाई को राम नाम कहानी बोले है। तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे कम सेल डिवीजन यानी सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो दिमाग में जो न्यूरॉन पाया जाता है उसमें। ये बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तभी से दिमाग में सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है। यही कारण दिमाग में ज्यादा चोट लगने से क्या हो जाता है? आदमी पगला जाता है। और न विश्वास है तो तेरे नाम और गजनी देखिए लीजिए, पता आपको चल जाएगा कि कैसे सेल डिवीजन होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो बताइए, हरित लवक आदमी में हरा रहने के लिए कुछ जरूरत है जी? आदमी अपने हरा साग सब्जी खा के एकदम हरियर रहता है, आदमी में हम हरा होने के लिए थोड़ी कुछ जरूरत है। तो पादप में हरियर रहने के लिए हरित लवक होता है। तो बताइए हरित लवक जो है ये सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। हरित लवक सिर्फ पादप में ही पाया जाता है और यहाँ पर पादप का भोजन तैयार होता है। हरित लवक रहेगा तबे ना क्लोरोफिल हरियर हरियर पतवा रहेगा, तबे ना उसमें भोजन बनेगा जी। इसे कैसे बन जाएगा? तो यही ये किस लिए रहता है हरित लवक? क्योंकि जो पत्ता है, पादप जो है उसका जो पत्ता है वो हरियर है और भोजन को तैयार कर सके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधा कहाँ से लेता है? कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बोलता है कि माइट्रोकोन्ड्रिया का खोज कौन किया था? माइट्रोकोन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन। पगला मैन ना, अल्टमैन। तो माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज अल्टमैन। देखिए माइट्रोकोन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है? माइट्रोकोन्ड्रिया। माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है एटीपी, जिसको ऊर्जा का पैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पैकेट है ये। कौन? एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कहाँ पाया जाता है? माइट्रोकोन्ड्रिया में। माइट्रोकोन्ड्रिया का क्या काम है? तो ऊर्जा देना। इसीलिए माइट्रोकोन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि माइट्रोकोन्ड्रिया का काम कैसे करता है, समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप
कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है और दौड़ के लिए जाना है, तो दौड़ में बताइए, दौड़ करने में सबसे आपका जरूरत कौन सी है? मुंह की जरूरत है कि पैर की जरूरत है? तो जाहिर सी बात है कि दौड़ करने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैर की। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कुछ करेगा, सभी जगह से ऊर्जा लेके बोलेगा कि ना ना इसको पैर की जरूरत है, इसको पैर में ऊर्जा दो। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सभी जगह को ऊर्जा को आपको पैर में देगा, जिससे आप दौड़ सकेंगे। अच्छा, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के लिए, इसी के लिए कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। और इसके अंदर होता है एटीपी, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 38 एटीपी होता है, जिसे ऊर्जा का पैकेट भी कहते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद बोलता है कि बताइए श्वसन केंद्र का स्थल कौन है? तो श्वसन केंद्र का भी स्थल माइट्रोकॉन्ड्रिया है, श्वसन में भी ऊर्जा की खपत होती है। तो श्वसन केंद्र का भी कौन है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। श्वसन हम लोग कहाँ से करते हैं? तो श्वसन देखिए नाक से ही लेते हैं, लेकिन श्वसन को छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट है कौन? हमारा फेफड़ा, जो वायु को छानता है, शुद्ध वायु हम लोग को देता है O2 में मिलाकर। उसके बाद यह कोशिका का श्वसन अंग होता है कौन? माइट्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रोटीन का जो खोज किया था उसका नाम था बर्जिलिनियस। तो प्रोटीन का खोज बर्जिलियस। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। और सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? राइबोसोम ही होता है, सबसे छोटा कोशिका राइबोसोम। इसे पैलेड कण भी कहा जाते हैं, राइबोसोम को इसे पैलेड कण भी कहते हैं, और ये प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। उसके बाद डीएनए में, जिसे डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, क्या ये थाइमिन जो है ये पाया जाता है अम्ल। तो कौन कौन पाया जाता है? डीएनए में एडिनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। और डीएनए जो है ये द्विकुंडलित होता है, ड्यूल हेलिक्स मॉडल पर आधारित होता है, द्विकुंडलित होता है। और इसका जो हेलिक्स मॉडल है ये वाटसन एवं क्रिक दिया था। देखते नहीं एकदम सपवा जैसा दो गो फेरा एकदम चढ़ल रहता है टेढ़े मेढ़े जिगजैग टाइप में। तो इस मॉडल को देने का काम कौन किया था? तो वाटसन एवं क्रिक दिया था। आरएनए को बोला जाता है क्या? आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आरएनए में पाया जाता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता, इसमें थाइमिन के जगह यूरासिल एसिड पाया जाता है। और आरएनए जो है ये एक कुंडलित होता है। आरएनए कैसा होता है? एक कुंडलित होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। उसके बाद क्या बोलता है हमारा कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतत कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री से दो गो और अर्धसूत्री से 4 कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद फिर आपसे सवाल क्या बन जाएगा कि बताइए कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? तो कवक एवं शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण की जांच के लिए हम लोग करते हैं। लाइकेन का प्रयोग हम लोग वायु प्रदूषण की जांच के लिए करते हैं। और ये लिटमस पत्र की एक तरह होता है जो रेशेला नामक से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद लाइकेन बना होता है। तो लाइकेन किसका बना होता है जी? ये जो यूरासिल नामक है वो लाइकेन का ही बना होता है, जो वायु प्रदूषण में जांच किया जाता है। साथ में कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोशिका, ये जो कवक है उसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। तो कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं? जब अंतरिक्ष में जब जाता है ना आदमी, पृथ्वी से अंतरिक्ष में, तब भोजन तैयार करके ना लेके जाता है 10-20 दिन का। वो एगो शैवाल है, उतनियो कौन शैवाल खाएगा ना आप 10 दिन तक एकदम मियाज मस्त रहेगा, मतलब भूख वूख नहीं लगेगा। तो अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं? तो उसका नाम है कोलेरा शैवाल, कोलेरा। तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? कोलेरा शैवाल। उसके बाद प्लीहा जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान है। पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद डेंगू रोग से किसकी कमी होती है? तो डेंगू रोग से हम लोग में प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। इसी कारण प्लेटलेट्स बोलता है जल्दी चढ़ाओ इसको प्लेटलेट्स। तो डेंगू होता है तो किसकी संख्या कमने लगती है? प्लेटलेट्स की। उसके बाद विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। तो बोलेगा बताइए कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन
के ब्लड जो है हल्का क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है? ब्लड हल्का क्षारीय होता है, इसीलिए ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 होता है। 7.4 जैसे हो गया तो 7 है तो 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, और 7 से तनिक कोई भी बढ़ा था क्षारीय। तो जो ये ब्लड है वो कैसा है? तो हल्का क्षारीय है, क्योंकि 7.4 है इसका पीएच मान। उसके बाद प्लाज्मा में अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन विटामिन को हटा देते हैं तो खाली सीरम बचता है। तो पूछेगा बताइए प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन को हटाने से क्या बचता है? तो सीरम बचता है जो पीला रंग का होता है। उसके बाद किस आधार पर ब्लड ग्रुप को निर्धारण होता है? मतलब किस आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है? तो एंटीजन के आधार पर होता है। आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था? तब बीनर किया था। आरएच फैक्टर का खोज बीनर। उसके बाद किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन है? तो किडनी के क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन। लगता है एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होता है। दोनों किडनियां के मिला दीजिएगा, दोनों को नेफ्रॉन जोड़ दिया जाता है, 24 लाख के आसपास नेफ्रॉन होता है। उसके बाद शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ किडनी, यानी किडनी के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? तो स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। उसके बाद ब्रेन का सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे छोटा भाग सेरिब्रम। और मेमोरी पावर जो है इसी में स्टोर रहता है, जो याद करने का जो शक्ति है यही है छोटे दिमाग में, सेरिब्रम में। उसके बाद हार्ट बीट और श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है? जो दिलवा धड़कता है और श्वसन तंत्र करते हैं, ये दोनों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये दोनों को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि पीछे होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके बाद बोलता है कि ईईजी का मतलब क्या है? तो ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइनसेटेलियोग्राम। क्या होता है? ईईजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोइनसेटेलियोग्राम। उसके बाद आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मापने का इकाई कौन है? हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी मापने का यूनिट हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। समुद्र की गहराई डेप्थोमीटर। उसके बाद ऊंचाई मापने की इकाई अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने की इकाई अल्टीमीटर। और वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई बैरोमीटर। उसके बाद पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो पीनियल ग्रंथि ब्रेन में पाया जाता है, और पीनियल ग्रंथि को ब्रेन का रेत कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को ब्रेन का क्या कहा जाता है? रेत कहा जाता है। उसके बाद इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। किसे? पीनियल ग्रंथि को। सोना, भूख लगना, अघ मतलब जो फिर महसूस होता है सुबह सुबह, जो सुबह सुबह बाथरूम में जाके करते हैं हगटन, वो सब भी एक वजह से होता है, पीनियल ग्रंथि की वजह से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाता है, और सुक्रोज टेबल शुगर होता है। और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाता है, जो दूध में पाया जाता है और फ्रूट में पाया जाता है। तो फ्रूट में कौन सा पाया जाएगा? फ्रक्टोज। ब्लड शुगर ग्लूकोज, केन शुगर सुक्रोज, टेबल शुगर सुक्रोज, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज, दूध में लैक्टोज, फ्रूट में लैक्टोज। तो आज तक के हम सेशन को यहीं पे रखेंगे। बहुत सारा हमने बायोलॉजी के क्वेश्चंस को वन शॉट में देखा, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे विजिट करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के आपको सीरीज इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।